Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and I am going to provide you the lecture on ecology and environment. ये पेड बैच का लेक्चर है जो JKPSI का पेड बैच है और दूसरा जो NT के लिए तैयारी करना चाहते हैं फॉर 2025 के लिए जो भी आने वाले पोस्ट है NT के हैं जो आ जाएंगे NT के पोस्ट्स के लिए और जितने भी आपको आगे JK SSB एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, फोकस हमारा जो रहेगा वो JKPSI का सिलेबस पे, इस पे ज़्यादा फोकस है हमारा। उसका सिलेबस अच्छे तरीके से जो है वो कवर किया जाएगा। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये WS Academy की ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको एक डेमो के तौर पे आप देख सकते हो इसको यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, बट दिस इज़ द क्लास ऑफ पेड बैच। ठीक है, सो टॉपिक जो लिया है आपका एक टॉपिक जो है JKPSI के सिलेबस में जो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो लिखा हुआ है उसी में से मैंने एक टॉपिक लिया है इन्वायरमेंटल इश्यूज़। और जब हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पोल्यूशन की इसमें बात करते हैं। ठीक है, लैंड डेग्रेडेशन हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, सॉयल पोल्यूशन हो या ई वेस्ट्स की बात करेंगे हम, या प्लास्टिक का पोल्यूशन हो, ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर आ जाता है आपका टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक इन्वायरमेंटल इशू है, दैट इज़ द पोल्यूशन। जनरली हम बोलते हैं पोल्यूशन में कि कोई भी अनडिज़ायरेबल चीज़ें जो हो रही है इन्वायरमेंट के अंदर, अनडिज़ायरेबल, वो एयर में भी कोई ऐसा पार्टिकल्स आते हैं, एयर में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से एयर ख़राब हो जाता है और हम जो है हम बीमार हो जाते हैं उससे। जनरल एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। या आप बोल सकते हो वाटर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है तो हम उस वाटर को पी नहीं सकते हैं, कोई अनडिज़ायरेबल चीज़ें उसके अंदर आ गई है। या हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि कोई डिज़ायरेबल चीज़ है लेकिन उसका कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया वो उसने पानी को अनडिज़ायरेबल बनाया जिसको हम पी नहीं सकते। आ रही बात समझ? जैसे कि पानी के अंदर फ्लोराइड्स होते हैं, कुछ कंटेंट होता है फ्लोराइड का जो हमारे बॉडी के लिए फिजिबल है, परमिसेबल है, लेकिन अगर वही कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वही पानी अब नहीं पी सकते हम। मतलब क्या है, कोई भी अनडिज़ायरेबल चीज़ें जब भी ऐड होती है एनवायरनमेंट के साथ, वो एयर के साथ हो, वो वाटर के साथ हो, वो सॉयल के साथ हो, वो नॉइज़ की अगर हम बात करेंगे, जैसे आप कोई बात सुन रहे हो, ठीक है, तो एक लिमिट तक आप उस वॉइस को सुन सकते हो। लेकिन अगर आपके घर के आसपास एक फैक्ट्री लगेगी, एक इंडस्ट्री लगेगी जिसका बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो आप उस इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते हो क्योंकि अब वो क्या बन गया, आपके लिए अनडिज़ायरेबल हो गया। वहाँ पर आपके लिए वो ठीक नहीं है, आपकी फिर कान कान जो होता है उसकी आवाज़ आपकी चली जाएगी या आप इरिटेट हो जाओगे। आ रही बात समझ? तो ये हो गया एक जनरल, ये एक एनवायरमेंटल इशू तो है। ठीक है, तो ये इन जनरल में मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि क्या है पोल्यूशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं वो हमें देखना है। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो है हमारे पास एयर पोल्यूशन, जो कि हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर आ जाएगा। क्या है एयर पोल्यूशन? व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन का मतलब होता है, एयर पोल्यूशन इज़ व्हेन एयर गेट्स डर्टी। एयर पोल्यूशन तब होता है जब एयर ख़राब हो जाता है, डर्टी हो जाता है, बिकॉज ऑफ स्मोक। इसके अंदर स्मोक, धुआं आ जाता है, डस्ट आ जाता है, या कोई भी केमिकल इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री से रिलीज़ हो जाते हैं और इसके अंदर आ जाता है, एयर के अंदर आ जाता है। इससे क्या होगा, दिस मेक्स इट हार्ड टू ब्रीथ एंड कैन बी बैड फॉर हेल्थ। और जिससे हम एयर को सही ढंग से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं, हमारा हेल्थ ख़राब हो जाता है। अगर आप देखोगे ना, आप कहीं पर अगर होते हो, किसी रूम में होते हो और आपका फ्रेंड आता है, उसने कुछ परफ्यूम लगाया होता है, डीओ लगाया होता है और उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, तो आपको, आप जो ही वो स्मेल लेते हो ना, तो आप इरिटेट हो जाते हो, आपको इरिटेशन हो जाती है।
ठीक है, आपको एलर्जी हो जाती है, क्योंकि अब वो केमिकल्स किसके अंदर आ गए थे, एयर के अंदर आ गए, और आप एयर को इनहेल करते हो, इनहेल कैसे करते हो, माउथ के थ्रू, नोज़ के थ्रू, और आपको रिएक्शन होना शुरू हो जाते हो और आप इरिटेट हो जाते हो। ये एक एग्जांपल से, मैं डेली लाइफ एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ क्या है ये एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। आपको जब तक आप एक टॉपिक को लेमैन अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे ना, तब तक आपके लिए क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आपको ज़्यादा एफर्ट्स पर देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इजी वे में पढ़ोगे, आपको एफर्ट्स नहीं लगाने, आपकी बॉडी, आपका माइंड स्मूथ तरीके से उस चीज़ को कैप्चर करेगा। आ रही बात समझ? तो टॉपिक्स को इजी वे में आपको करना पड़ेगा, तब ही आपका इंटरेस्ट पे बढ़ जाएगा और आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसको याद रख सकते हो। फिर पॉल्यूटेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अब क्वेश्चन है पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है। पॉल्यूटेंट यही होते हैं जो ये सब्सटेंसेस ऐड होते हैं किसके अंदर, एयर के अंदर, जो इसको पॉल्यूट फिर करता है, उनको पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स आप बोल सकते हो, स्मोक आप बोल सकते हो, डस्ट होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो पोल्यूशन करते हैं। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन जो है बन जाता है। वो है हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का मतलब क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है विच आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू एयर, जिसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एयर में रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, अब कार से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाता है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज हो जाते हैं, और वो कहाँ पर आ जाते हैं, वो एयर में आ जाता है, वो हवा में आ जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या होता है, रिलीज होता है एनवायरनमेंट में। तो गाड़ी चला रहे हो, धुआं निकलता है, एनवायरनमेंट में आ गया, एयर में आ गया, उन पोल्यूटेंट्स को बोलते हैं हम प्राइमरी पोल्यूटेंट, जो डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं कहाँ से, एयर के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप वुड, मैंने यहाँ पर लिखा, जब आप लकड़ी जलाते हो, वुड घर पे आप जलाते हो, या किसी तंदूर में लकड़ी जलाते हैं, या कहीं पर भी वुड को बर्न करते हैं, वहाँ से जो धुआं निकलता है वो भी डायरेक्टली ऐड किसके साथ होता है, एनवायरनमेंट के साथ होता है। तो उन पोल्यूटेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ये हो गए प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अब ये कैसे आते हैं एनवायरनमेंट में, तो क्वेश्चन ये भी होता है ना, ये एटमॉस्फेयर में कैसे आते हैं, रिलीज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये हमारी वजह से आता है। हम कार चलाते तो हमारी वजह से आएगा, हम लकड़ी को जलाते हमारी वजह से आएगा, हम कोल को बर्न करते हमारी वजह से आएगा, हम इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, पावर प्लांट्स में कोल बर्न करते तो वहाँ से रिलीज़ हो जाता है ये पोल्यूटेंट्स, जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में एड ऑन हो जाते हैं। तो दैट मीन्स फॉर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स टू ऑकर, who are responsible, humans are responsible for primary pollutants। ठीक है, अब मैं इस पे स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, why I am stressing on primary pollutants that कि humans responsible होते हैं, क्योंकि secondary pollutants अगर देखा जाएगा वो humans रिलीज नहीं करते हैं। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएट भी कर पाओगे प्राइमरी और सेकेंडरी को। जैसे कि ऑटोमोबाइल से हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और NOx का मतलब होता है, ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इसको बोला जाता है, याद रखना, NOx होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। एक्स के बदले आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स के बदले सपोज आपने लिखा यहाँ पर एक O लगाया, जैसे कि यहाँ पर NO का मतलब, NOx का मतलब NO भी होगा, NO2 भी होगा। तो NO जो होता है वो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और NOx जो होता है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है, डाइऑक्साइड हो या और नाइट्रिक ऑक्साइड हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब कुछ और इंपॉर्टेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट्स भी बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर मैं अभी मेन टॉपिक हमारा है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को समझना। जैसे CO मैंने लिखा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, इसको भी हम प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी ये क्या होता है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, जो डायरेक्टली हम सोर्स से रिलीज करते हैं, एनवायरनमेंट में चला जाता है। यहाँ पर मैंने इसको एरो डाल के लिखा है रिस्ट्रिक्टेड कंबशन। मतलब क्या है, जब हम कोई भी चीज़ जलाते हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं जलाते हैं, मतलब कंप्लीट बर्निंग नहीं होती है। ठीक है, कंप्लीट उस चीज़ को हम नहीं जला पा रहे हैं, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसको हम रिस्ट्रिक्टेड कंबशन बोलते हैं, वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाता है। आ रही बात समझ? और बाकी हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो ही जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट। ज़रा आप सेकेंडरी पोल्यूटेंट पे आ जाओ। सेकेंडरी पोल्यूटेंट का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट का मतलब होता है जो भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि
कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है, जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपके पास हैं, जैसे कि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास है, इसी तरीके से आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास मीथेन आपके पास है। ये डायरेक्टली आप इन्वायरमेंट में रिलीज करते हो। तो ये हो गए ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसके लिए रेस्पॉन्सिबल। लेकिन जब यही प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, जैसे कि मैं बोलूँगा ये और ये मिल गया, ये दो और ये दो मिल गए, जैसे कि मैंने लिखा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला यहाँ पर, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला। तो ये दोनों ने रिएक्शन की है, रिएक्शन करने के बाद क्या देखने को मिला, एसिड रेन बना, एसिड रेन बना, ठीक है, एसिड रेन बना। अब ये एसिड रेन क्या है, ये हो गया सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये हो गया सेकेंडरी पोल्यूटेंट। एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया, एग्जाम्पल से ये समझ में आ गया, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में होते, ये जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की फॉर्मेशन होती हैं। और ह्यूमंस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स रिलीज नहीं करते हैं, ह्यूमंस या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं और वो एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है। यहाँ पर सनलाइट का भी रोल होता है, बाकी के जो एटमॉस्फेयर में चीज़ें होते हैं वो भी जब मिल जाते हैं तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं बन जाते हैं। बस यही आपको मेन कॉन्सेप्ट जो था प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में समझने के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, फॉर एग्जांपल it is not released by the human activities but it is formed due to reaction of primary pollutant, जैसे कि एसिड रेन और स्मोग मैंने बोला आपको, ठीक है। स्मोग के हम बात करेंगे, हम देखेंगे वॉल्केनिक क्या बोलते हैं उसको, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सनलाइट आ जाती है, रिएक्शन हो जाता है, हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं, फिर स्मोग बनता है। ये हम आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट, दैट इज़ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स और पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, एयर पोल्यूशन क्या होता है। और एग्जांपल आपको याद रखना है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के एग्जांपल्स आपको पूछा जाएगा, डेफिनेशंस पूछा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को अब हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में से क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको, क्योंकि मैंने आपको दो एग्जांपल्स बोले आपको सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में, एक हमारे पास है एसिड रेन और दूसरा हमारे पास है स्मॉग। हम जब आगे चलेंगे इसको हम देखेंगे। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कंसेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने लिखा है एसिड रेन, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। एसिड रेन इज काज्ड बाय NOx, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, और SO2 होता है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ये दो जब रिएक्ट करते एक दूसरे के साथ तो एसिड रेन बन जाता है। अब ये दोनों NOx और SO2 रिच अपर ट्रोपोस्फीयर, ऊपर चले जाते हैं। हमारे पास डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, एक होता है हमारे पास ट्रोपोस्फीयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर, ठीक है, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होते हैं। अब ट्रोपोस्फीयर का ये वाला जोन जो होता है, अपर ट्रोपोस्फीयर की बात करेंगे, जब यही NOx और SO2 अपर ट्रोपोस्फीयर में पहुंच जाते हैं, क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने से क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। जब ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं एंड व्हेन रिएक्ट्स विथ रेन, और जब बारिश हो जाती है तो क्या बनता है, ये फॉल होता है एज एसिड रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है, ठीक है। अब ये जब फॉल होता है, ये एसिड्स जब मिल जाते हैं किसके साथ, बारिश के साथ, इसको हम वेट डिपॉजिट के नाम से बोला जाता है। और सिर्फ वेट डिपॉजिट ही नहीं होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एज ए ड्राई डिपॉजिट के फॉर्म में भी नीचे आ जाता है। अब यही हमें आगे देखना है, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इज फॉर्मड, जब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती हैं, ये कैसे फॉल होता है, एज ए वेट डिपॉजिट भी, ये एज ए फॉल होता है एज ए ड्राई डिपॉजिट। वेट डिपॉजिट का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब पानी के साथ मिलता है, मतलब बारिश के साथ मिलता है, इसको बोलते हैं हम वेट डिपॉजिट, और ये फॉल होता है रेन के फॉर्म में। ड्राई डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जब यही सल्फ्यूरिक एसिड और हमारे पास नाइट्रिक एसिड मिक्स होता है डस्ट पार्टिकल्स के साथ और PM के साथ, मतलब पार्टिकुलेट मैटर के साथ। PM प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये पार्टिकुलेट मैटर है, ये हमें पढ़ना है। तो यही जब मिक्स होते हैं डस्ट पार्टिकल्स के साथ और पार्टिकुलेट मैटर के साथ, ये क्या बनते हैं, ये हैवी हो जाते हैं, इनका वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा, और जब नीचे हो पड़ेगा, नीचे किस पे आ जाएगा, नीचे हमारे पास लैंड है, लैंड के ऊपर, और लैंड पे हमारे पास क्रॉप्स भी होते हैं, हमारे पास बिल्डिंग्स भी होते हैं, हमारे पास ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, और ये क्या हो जाता है, ये इनके ऊपर आ जाता है। क्या आ जाता है, ये ड्राई डिपॉजिट इसके ऊपर आ जाता है।
और अब हम बोलेंगे सर ड्राई डिपॉजिट की वजह से कुछ नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली पड़ता है किसके ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, या क्या बोलते हो उसको, आप बोल सकते हो सॉइल के ऊपर, वेजिटेशन के ऊपर। नहीं, इसका इम्पैक्ट भी सेम है एज वेट डिपॉजिट, क्योंकि फिर जब बारिश हो जाएगी, बारिश पड़ती है, या बारिश नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाती है, वाटर फ्लो करता है, रन ऑफ होता है, बारिश आ जाती है और रन ऑफ होता है। रन ऑफ का मतलब बारिश इस सरफेस के ऊपर आती है ना, गाड़ी के ऊपर भी बारिश गिरेगी, इसके ऊपर क्रॉप्स के ऊपर भी बारिश गिरेगी, ठीक है, लैंड के ऊपर भी बारिश गिरेगी, और वहाँ पर तो ऑलरेडी ड्राई डिपॉजिट है, और जब पानी पानी के साथ मिक्स हो जाएगा तो वो भी बन जाएगा ना वेट डिपॉजिट। तो ये भी हो गया वेट डिपॉजिट। मतलब इट इज़ नॉट गुड। ड्राई डिपॉजिट भी हमारे लिए ठीक नहीं है, बिकॉज इट फॉल्स एज ड्राई ऑन द सरफेस। ये ड्राई तो सरफेस के ऊपर आ रहा है, बट व्हेन रेनफॉल हैपन्स, जब रेनफॉल हो जाती है, ये सेम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जैसे वेट डिपॉजिट का होता है। मतलब क्या है, हमारे लिए वेट डिपॉजिट और ड्राई डिपॉजिट दोनों ठीक नहीं है, दोनों का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर है, एनिमल्स के ऊपर है, मोनूमेंट्स के ऊपर है, बिल्डिंग्स के ऊपर है। अब क्वेश्चन है, ड्राई डिपॉजिट और वेट डिपॉजिट हो गया, क्वेश्चन है इम्पैक्ट्स क्या हैं एसिड रेन के। एसिड रेन जब पड़ता है क्या होता है, एयर की क्वालिटी ख़राब होती है, डेफिनेटली ये तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। इसकी स्मेल भी ख़राब होती है, बैड स्मेल होता है। विजिबिलिटी कम हो जाती है, जब ये इन्वायरमेंट में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है या सरफेस के आसपास होता है, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। स्किन इरिटेशन अगर ह्यूमंस के ऊपर, स्किन के ऊपर गिरेगा तो स्किन खराब हो जाती है। प्लांट्स भी डैमेज हो जाते हैं, प्लांट्स का डैमेज, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। कोरोजन जो होता है, मेटल्स को जंग लगता है, अगर किसी मेटल के ऊपर गिरेगा तो वो खराब हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। बिल्डिंग्स के ऊपर पड़ेगा तो बिल्डिंग्स भी खराब होगी। सबसे बड़ी एग्जांपल ताजमहल का हमारे पास है, क्योंकि ताजमहल वाइट मार्बल्स का बना हुआ है। अब यही एसिड रेन की वजह से क्या हो गया, अब आप बोलोगे इसके ऊपर एसिड रेन, जो रेन जब पड़ती है ना, उसके जो शावर्स होते हैं ना, उसके जो शावर्स का मतलब होता है जो इसकी जो होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स, वही गिर जाते हैं किसके ऊपर, मार्बल्स के ऊपर, और वे टाइम के साथ इसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, डिग्रेड होना शुरू हो गए। तो ये भी इसका इम्पैक्ट है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। वेट डिपॉजिट भी, आपको ड्राई डिपॉजिट भी, आपको एसिड रेन का इम्पैक्ट भी समझ आया होगा। दूसरा मैंने आपको बोला था स्मॉग भी क्या है, ये भी हमारे पास है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जब स्मॉग को आप देखते हो, हमारे पास होता है स्मोक प्लस फॉग जो होता है मिलकर स्मॉग बनाते हैं। तो ये जनरली एनसीईआरटी बुक्स में जनरली देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, ये इट इज़ स्मोक विच लुक्स लाइक फॉग। ये एक्चुअली स्मोक होता है लेकिन फॉग दिखता है हमें, फॉग के फॉर्म में स्मोक होना, इसी को हम स्मॉग बोलते हैं। समटाइम्स इट हैज़ मॉइस्चर कंटेंट के भी, अगर देखा जाएगा इस स्मॉग के अंदर, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, ठीक है, नमी होती है, और कभी ये पूरा ड्राई हो जाता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता स्मॉग के अंदर, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, ये इंपॉर्टेंट, मैंने अभी बोला आपको स्मॉग क्या है, क्या ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, आपके लिए क्वेश्चन है। आप क्या बोलोगे, सर ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट कैसे बनते हैं, सर जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या हो जाएगा, रिएक्शंस करेंगे। अब दैट मीन्स स्मॉग बनने के लिए किसी ना किसी ने तो रिएक्शन की होगी ना, तभी स्मॉग बना होगा, या तभी क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना होगा ये। तो इसकी फॉर्मेशन हुई ड्यू टू प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में कौन कौन का आएगा, NO आएगा, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, अभी मैंने बोला NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मैंने आपको बोला, इनको VOCs को बोलते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ऊपर से सनलाइट भी पड़ती है, ठीक है, तो ये जब रिएक्शन हो जाती है, रिएक्ट्स एट हायर लेवल, मतलब ट्रोपोस्फीयर के, ठीक है, ऊपर वाली लेयर्स में, ऊपर में रिएक्ट्स विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, ये बनाता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जिसका नाम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉग का नाम देते हैं। अब इसी स्मॉग के अंदर हमें ओजोन भी देखने को मिलेगा, एक्रिलिन भी देखने को मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड, दैट में जब स्मोक बनता है, इसी स्मोक में ही हम ओजोन भी देखेंगे, NO भी देखेंगे, NO2 भी देखेंगे, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना के ये स्मोक जब बना, इसी स्मोक के अराउंड ही या स्मोक में हमें ओजोन भी देखने को मिला। मतलब क्या है, ये ओजोन क्या है, ओजोन इज आल्सो ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्वेश्चन आपका बनेगा, ये भी स्मोक का है, क्योंकि अगर स्मोक इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, अगर ओजोन या एक्रिलिन या फॉर्मल्डिहाइड ये भी ओजोन स्मोक का ही पार्ट है, तो ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के अंदर आता है। तो अब ये नहीं बोलोगे ये इसका पार्ट है, नहीं, ये रिएक्ट करके इन्होंने स्मॉग बनाया है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ने।
इससे क्या हो जाता है, इस ये बड़े डेंजरस होते हैं, एक चेन रिएक्शन होते हैं, फिर से एक रिएक्शन करेगा, फिर से बनाएगा स्मोक, और भी रिएक्शन करेगा और स्मोक बनाएगा, और रिएक्शन करेगा और स्मोक बनाएगा। और जिसकी वजह से क्या होता है, ये टेम्परेचर को फिर स्मोक जब होता है ये टेम्परेचर को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है। तो ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। मैंने आपको बोला स्मॉग क्या है, यही वो क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी आपका, फॉर्मल्डिहाइड क्या है, आपको बोला सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ओजोन के ऊपर भी क्वेश्चन है, ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। एक्रिलिन अगर आप याद रखोगे तो सबसे अच्छी बात है, अगर टफ क्वेश्चन बनेगा कभी तो इसको आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो स्मॉग की थिक लेयर होती है, एक मोटी सी लेयर बनती है इसी स्मॉग की। ठीक है, इसी स्मॉग की मोटी सी लेयर बनती है, और इस मोटी लेयर को हम बोलते हैं, इसको हम स्मॉग के नाम से जानते हैं। अब ये जो होता है, मतलब इसकी लेयर जो होती है स्मॉग की, वो एक थिक लेयर बनती है। इस स्मॉग की वजह से इम्पैक्ट क्या, जैसे मैंने एसिड रेन का इम्पैक्ट आपको बोला, एसिड रेन का इम्पैक्ट क्या, क्योंकि आपको टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करोगे तब हम बोल सकते हैं आपका टॉपिक पूरा कवर हो गया। एसिड रेन के इम्पैक्ट्स आपने पढ़ा है। अब इस स्मॉग की वजह से क्या होता है, इतना क्या ज़रूरी है कि हमें इसको समझना है, क्या ये इन्वायरमेंटल इशू है या नहीं है। बिल्कुल इन्वायरमेंटल इशू है। विजिबिलिटी कम होती है दिल्ली में, अगर देखोगे ना नवंबर दिसंबर के महीने में स्मॉग बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। ठीक है, फॉग स्मॉग बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर नहीं देख पा रहा है, सामने भी इंसान नज़र नहीं आ पा रहा है जब तक वो सामने खड़ा हो जाता है। और गाड़ी तो दिखती ही नहीं है, लाइट जलानी पड़ती है दिन में गाड़ी को चलने के लिए। टेम्परेचर भी कम हो जाता है, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, ये याद रखना, टेम्परेचर कम हो जाता है। दिल्ली में आप देखो ठंड बढ़ जाती है। ठीक है, मेनली रेस्पिरेटरी इशू, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आपको खांसी हो जाती है अगर यही स्मॉग माउथ के अंदर या नोज़ के अंदर आ जाए तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खराब हो जाता है, आपको खांसी, आपको थ्रोट इचिंग होती है। ठीक है, डैमेज प्लांट लाइफ तो वैसे भी डैमेज होती है। यहाँ पर डिक्रीज फोटोसेंस डिक्रीज हो जाती है, डैमेज बिल्डिंग्स को भी डैमेज करता है, और क्रोजन हो जाता है, मेटल क्रोजन हमें देखने को मिलता है। अब हमारे पास है, ये तो हो गया कंप्लीट आपका। अब डिफरेंट हमारे पास, सॉरी डिफरेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज टाइप्स ऑफ स्मॉग। स्मॉग के कितने टाइप्स हैं हमारे पास? दो टाइप्स ऑफ स्मॉग हैं, एक हमारे पास है क्लासिकल स्मॉग और दूसरा है फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटो का मतलब लाइट, यहाँ पर आप याद रखोगे। क्वेश्चन है कि क्लासिक स्मॉग ये हमें कहाँ पर पहले देखने को मिल रहा है? ये लंदन में देखने को मिला, और इसलिए हमें लंदन स्मॉग के नाम से जाना जाता है। और फोटोकेमिकल स्मॉग को हमने क्या नाम दिया गया? इसको लॉस एंजल्स स्मॉग बोला जाता है। ठीक है, ये लॉस एंजल्स यूएसए के आसपास हमें देखने को मिला। अब क्वेश्चन है कि क्लासिकल स्मॉग जो है ये किसकी वजह से बना है? क्लासिकल स्मॉग की फॉर्मेशन फॉर्मड ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स की वजह से। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जनरली हम बोलते हैं, या सल्फर ऑक्साइड्स आप बोल सकते हो। इसकी वजह से हमें क्लासिकल स्मॉग देखने को मिलता है। ये डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लासिकल स्मॉग का दूसरा नाम लंदन स्मॉग, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? बिकॉज ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स की वजह से। और फोटोकेमिकल स्मॉग नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से देखने को मिलता है। तीसरा जो होता है, यहाँ जब हम कोल को बर्न करते हैं तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और सल्फर ऑक्साइड जब निकलते हैं तो क्लासिकल स्मॉग बनता है। अर्बन रीजन्स में जनरली देखने को मिलता है, कोल का बर्न बहुत ज़्यादा होता है। किन कंडीशंस में हमें क्लासिकल स्मॉग देखने को मिलेगा? जब हमारे पास कूल ह्यूमिड कंडीशन हो, ह्यूमिडिटी हो, लेकिन कूल विंटर का महीना आप बोल सकते हो, ठंडा महीना हमारे पास हो। ये कंडीशंस किस लिए होती है? क्लासिकल स्मॉग को बनने के लिए। यही अगर आप फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करेंगे, ये क्या होता है? बर्निंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जब हम ऑटोमोबाइल्स को हम चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो वहाँ पर जो भी रिलीज हो जाता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए। अब जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है वो होता है फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब मुझे ज़रा बोलो, लंदन में जो टेम्परेचर जो होता है ना, वो कूल ह्यूमिड टेम्परेचर होता है। और यही अगर यूएसए की अगर हम बात करेंगे ना, यहाँ पर ड्राई वार्म सनी कंडीशंस होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोला जाता है कंडीशन क्या है फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए? सनी कंडीशंस होती है, धूप होती है, लेकिन वार्म कंडीशंस होती है। धूप भी होती है, वार्म भी होता है, और ड्राई एयर भी होता है। अब ये कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करता है फोटोकेमिकल स्मॉग, और ये हमें यूएसए लॉस एंजल्स के आसपास ये क्लाइमेट देखने को मिलेगा। लेकिन लंदन के आसपास हमें ह्यूमिड कोल्ड कंडीशंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि जो हमारे पास दिल्ली में जो स्मॉग होता है वो कौन सा वाला स्मॉग है? वो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, क्योंकि वहाँ अगर दिल्ली में विंटर की कंडीशंस देखोगे ना, वो ड्राई कंडीशंस होती है। ड्राई कंडीशंस किस चीज़ को सेटिस्फाई करता है? ड्राई कंडीशंस हमारे पास यहाँ पर आप देखो फोटोकेमिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है।
आ रही बात समझ, ये चीज़ें क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, ये आपका कंप्लीट हो गया कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, इसमें हमने सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इन ये ऐसे इन्वायरमेंटल इशू जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये जो है ये नेक्स्ट पार्ट इसी को एक्सटेंड किया गया है, ये दिल्ली का जनरली हम दिल्ली स्मॉग की फॉर्मेशन के क्या क्या रीजंस हैं, ये आगे मैंने इसी टॉपिक को एक्सटेंड किया। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्या रीजंस हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, अब इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो, अब क्वेश्चन आप पढ़ो, आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हो। ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, अब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, आप इजीली इसको कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 में स्टेटमेंट, मैंने वो पैटर्न आपको क्वेश्चंस का लिया है जो एग्जामिनर अभी डिमांड करेगा आपको, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस फैक्ट तो आप कर सकते हो, लेकिन वो फैक्ट के बेसिस पे वो सब सारे बच्चों को ठीक हो जाते हैं अगर डायरेक्टली फैक्ट होता है, लेकिन क्वेश्चन को वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कैसे बनाता है, वो मल्टीपल स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, पढ़ा होगा आपने, बट आप उसको देखने से डर जाते हो, ये तो लंबा क्वेश्चन है, मेरे से नहीं होगा। लेकिन अगर आप जैसे मैंने ऊपर आपको चीज़ें समझाई उस सेंस से पढ़ोगे, आपका कितना भी लंबा क्वेश्चन हो वो भी तब भी कर सकते हो आप। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड पढ़ना है, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर फॉर्मड बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। क्या मैंने ये बात बोली कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की फॉर्मेशन कैसे होते हैं जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्ट होते हैं एटमॉस्फेयर में। आप क्या बोलोगे, सर स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर ओजोन एंड स्मॉग आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। चलो अगर आपको ओजोन पता नहीं है, लेकिन स्मॉग तो मैंने पहले ही बोला था आपको ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। और मैंने आपको बोला भी था ओजोन और स्मॉग और एसिड रेन, ये सारे मैंने क्या बोले थे, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इसने क्या दिया, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, तो पहला ठीक हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, बात खत्म। कुछ नहीं है ये, कुछ भी नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आपने अच्छे से समझा है तो तब ये आपके लिए बहुत इजी बनेगा। जैसे कि पीस ऑफ केक हमारे पास होता है वैसे ही होता था। अब आपको क्या करना है, इसको टिक करना है, इसको गलत करना है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड तो आएगा नहीं, नन ऑफ द अबव बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप इजीली आराम से आगे चल सकते हो। ये इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक के साथ देखने को मिलेगा, हर टॉपिक के ऊपर 5-6 क्वेश्चन, सो दैट आपको पूरा माइंड में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट, acid rain is caused by emission of sulfur dioxide and nitrogen oxides। एसिड रेन की फॉर्मेशन अगर आपको याद होगा, मैंने ऊपर बोला एसिड रेन मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात। हाँ बिल्कुल इसी की वजह से बनता है, और हमें ये पता है SO2 प्राइमरी पोल्यूटेंट है और NOx भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है, यहाँ पर भी ये रिवाइज होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट सेकंड, एसिड रेन इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रमोट्स प्लांट ग्रोथ। मुझे ज़रा बोलो, जब मैंने इम्पैक्ट्स आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स पढ़ाए एसिड रेन के, क्या मैंने बोला सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी? नहीं, मैंने बोला सॉइल को डैमेज करता है, क्रॉप्स को डैमेज करता है। सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बनेगी, तो एसिड है। क्या प्लांट्स ग्रो करेंगे? नहीं, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला क्या है, ठीक, सेकंड गलत हो गया, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। थर्ड जो है फोटोकेमिकल स्मॉग के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन इज photochemical smog is formed when sunlight reacts with pollutants like नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने आपको फोटोकेमिकल स्मॉग, स्मॉग मतलब स्मॉग मैंने समझाया था ना, वही फोटोकेमिकल स्मॉग आप बोलो या स्मॉग बोलो, एक टाइप उसका फोटोकेमिकल स्मॉग। तो मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोला था NOx बोला था, मैंने आपको बोला था कि वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है, मैंने आपको बोला था SO2 भी बोला था ना ऊपर, लेकिन यहाँ पर SO2 नहीं लिखा, बट ये है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये रिएक्ट करते हैं। तो क्या फोटोकेमिकल स्मॉग ऐसे बनता है? आप बोलोगे बिल्कुल सर ऐसे तो बनता है, ये तो हमने ऊपर देखा। नेक्स्ट, स्मॉग इज मोर कॉमन इन कोल्डर रीजन्स ड्यू टू रिड्यूस्ड सनलाइट। क्या ये कोल्ड रीजन्स में हमें देखने को मिलता है स्मॉग? मैंने कंडीशंस क्या बताई, क्या कोल्ड रीजन्स में हमें देखने को मिलेगा और सनलाइट जहाँ पर कम होती है, क्या ये कंडीशन मैंने आपको बताई है? आपको बोलना नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैंने अभी क्या बोला, ध्यान से अगर देखोगे ना, ये वाला देखो, ये वाला फोटोकेमिकल स्मॉग हम पढ़ रहे हैं, मैंने क्या बोला देखो, कंडीशन क्या है, कंडीशन वार्म सनी कंडीशन है, फोटोकेमिकल स्मॉग तब हमें देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ, यही मैंने बोला था। अब देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, ये पूरा जब तक आप एक एक वर्ड नहीं समझोगे ना, तब तक आप नहीं कर सकते हो क्वेश्चन को,
तब तो क्वेश्चन को नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हो जाएगा, फिर आप ऊपर ऊपर से पढ़कर फिर बोल रहे एक्सपेक्ट करो हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, वैसे नहीं होता, वैसे टाइम ही वेस्ट हो जाता है। तो स्मॉग इज़ मोर कॉमन इन कोल्ड रीजन्स, ये बोल रहे मोर कॉमन कोल्ड रीजन्स में ड्यू टू रिड्यूस सनलाइट, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है फोटोकेमिकल स्मॉग ऑकर्स इन वार्म एरियाज, फोटोकेमिकल स्मॉग है, और मैंने वार्म कंडीशन ऊपर बताई थी आपको। ये मैं लंदन स्मॉग की नहीं बात कर रहा हूँ, ये फोटोकेमिकल स्मॉग, क्वेश्चन में फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करना है। अब देखो आपने स्मॉग पढ़ा है, लेकिन अगर आपने फोटोकेमिकल स्मॉग और लंदन स्मॉग को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए ना, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल यहाँ पर कोल्ड कंडीशन है, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोल्ड कंडीशन आपको लंदन स्मॉग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो कोल्ड कंडीशंस, तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट जो है दैट इज करेक्ट, सेकंड जो होता है गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है आपको एक सेकंड, हाँ यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, कोल्ड कंडीशंस में बोल रहे हैं, लेकिन हमें पता है ये क्या कहाँ पर होता है, ये वार्म कंडीशंस में काम करता है फोटोकेमिकल स्मोक। लाइट की जरूरत है फोटोकेमिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर, acid rain damages monuments by reacting with calcium carbonate in marbles and limestone। डेफिनेटली आपको पता है मार्बल्स जनरली होते हैं वो CaCO3 के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और लाइमस्टोन होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को ही लाइमस्टोन बोलते हैं। इसके साथ रिएक्ट होता है एसिड रेन, तो क्या होता है मोनूमेंट जो होता है ताजमहल जनरली हम बोल सकते हैं खराब हो जाते हैं। एसिड रेन न्यूट्रलाइजेज ओशन एसिडिटी एंड इम्प्रूव एक्वेटिक इकोसिस्टम। इस पर कॉमन सेंस लगा लो आप, जब एसिड रेन पड़ता है, सल्फ्यूरिक एसिड पानी के अंदर ओशन के अंदर जाएगा, मुझे जरा एक बात बोलो आप, क्या ये न्यूट्रलाइज करेगा ओशन की एसिडिटी को? ओशन में जो एसिडिटी होती है क्या उसको खत्म करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, बैलेंस करेगा? नहीं, ये एसिडिटी को बढ़ाएगा, ये न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। ऊपर से और एसिड आता है तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कैसे करेगा, ये बढ़ा देगा, तो ये सेकंड हो जाएगा। इंप्रूव एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्या एक्वेटिक इकोसिस्टम बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ जाएगी। जब एसिडिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर फिश लाइफ प्लांट्स एनिमल्स वो तो खत्म हो जाएंगे। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आ जाएगा। आ रही बात समझिए, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखो लंदन स्मॉग के ऊपर अब क्वेश्चन है लंदन स्मॉग इज काज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स। क्या मैंने सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स का बोला था आपको? हाँ बिल्कुल, लंदन स्मॉग में मैंने आपको बोला था। ठीक है, हमने क्या करते हैं, कोल को बर्न करते और फिर सल्फर ऑक्साइड जो होता है वो रिलीज हो जाते हैं, ये मैंने बोला था। सल्फर ऑक्साइड मैंने बोला था लंदन स्मॉग के अंदर, और NOx मैंने आपको बोला था किसके अंदर? वो बोला था मैंने आपको फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनता है, NOx प्लस वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हो गए हमारे पास लंदन स्मॉग, ये फोटोकेमिकल स्मॉग। लेकिन लंदन स्मॉग हमारे पास क्या है, SOx हमारे पास है, और प्लस वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्लियर हो रहा है? तो ओवरऑल स्मॉग की अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल स्मॉग जो हमें देखने को मिलता है उसमें दोनों देखने को मिलता है, SOx भी NOx भी, ये सारी चीज़ें हमें वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये तो पहला क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फोटोकेमिकल स्मॉग। अब फोटो इज कॉमनली फाउंड इन इंडस्ट्रियल सिटीज एंड प्राइमरली ऑकर ड्यूरिंग विंटर मॉर्निंग्स। क्या ये विंटर मॉर्निंग्स में हमें देखने को मिलता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे आपको क्या चाहिए, आपको फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है ये वार्म क्लाइमेट्स में हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग सनी डे, नॉट विंटर मॉर्निंग्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। कौन सा वाला? फोटोकेमिकल स्मॉग हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। जो मैंने आपको ऊपर बोला वो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी सेम के ऊपर देखने, ऊपर कंटेंट पढ़ा, नीचे क्वेश्चंस किए। आई होप ये आपको सारा समझ आ गया, सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको कोर्स बाय करना है, अगर इफ़ यू वांट टू लर्न JKPSI कोर्स इन ए कॉम्प्रहेंसिव वे, और बाकी एग्ज़ाम्स में भी आपको इससे हेल्प हो जाए या क्वालिफाई हो जाए, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, और आपको प्रेपरेशन अच्छी हो जाएगी विदाउट एनी बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासेस सुनने, सेम PDF डाउनलोड करने, PDF को प्रिंट आउट निकालो या PDF को ही डायरेक्टली पढ़ो फिर लेक्चर सुनने के बाद, और आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपका काम हो जाएगा। आप इजीली आराम से तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल बगैर किसी टेंशन से आप इजीली तैयारी कर सकते हो। ये WS एकेडमी का लोगो है, इसके ऊपर आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप को डाउनलोड करो, वही सर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो,
व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन करो, जहाँ पर एक गाइडेंस शुरू हो जाएगी। वहाँ पर डेली बेस पे टास्क आपको देखने को मिलेगा। जो ज्वाइन करता है तो आप उसको फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ये कोर्स मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, बिल्कुल इस तरीके से कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि पिछले 2-4 बैच मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो अब उसको मैंने अपडेट किया है, मतलब कंटेंट को बहुत अपडेट किया है मैंने। और डिफरेंट सोर्स है, ये एक ही सोर्स का कंटेंट नहीं है, ये बहुत सोर्स का कंटेंट है, और एक जगह पर मैंने इसको पूरा इजी भाषा में बताया है, लिखा है, सो दैट आपको ये ऐसे समझ में आ जाए कि जैसे कि मतलब आप इसको भूल ना जाओ। आ रही बात समझ? सिर्फ इसी के लिए नहीं, आपको JKPSC भी आप एग्ज़ाम देते हो, JKS के लिए आप ये एग्ज़ाम देते हो, तो उसके लिए भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। कंटेंट कभी इस चेंज नहीं करो, आप इसको याद एज इट इज़ रख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।